नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर और हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सल्तनत काल के एक महत्वपूर्ण वंश और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, है ना। खिलजी वंश चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल मैंने आपको बताया। काफ़ी सारी बातें हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में की, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लें। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम लोग ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दें, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही होगी। हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कल मैंने कहा था कि जैसे ही सेशन शुरू हो वैसे ही क्लास में आना है। किसी भी सेशन को बीच से देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें कुछ समझ में ठीक से नहीं आने वाला। तो जब भी क्लास शुरू हो तो क्लास शुरू होते ही आइए, शुरू से एकदम प्रारंभ से अंत तक क्लास को देखिए, है ना। ठीक है, चलो। तो आज हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में, उसके कामों के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारी नीतियाँ अपनाई, जो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहले तो आप सभी को पता है सेशन को लाइक करना है। जिन बच्चों ने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वो सेशन को लाइक कर दें, अभी आपके पास समय है। कोई भी बच्चा जो भूल गया हो, मेरी बात को ध्यान से सुने। ज़रूर सेशन को, कोई भी सेशन आप देखें उसको अप्रिशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेशन को लाइक करें और इसको शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि शेयर भी करना चाहिए तो जिन जिन लोगों के साथ शेयर करना है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर शेयरिंग बिल्कुल फ्री है। इसका कोई पैसा नहीं लगता, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। और अगर आपने अभी तक हमारे और आपके अपने इस चैनल यूपीएससी विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि इस सेशन के अलावा इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस वगैरह आप लोग देख सकें। और बेल आइकॉन को हिट करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। आज हमारा चैनल 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा, बस कुछ घंटे बाकी हैं। आप सभी लोगों का जो सहयोग, जो ज़बरदस्त प्रेम मिला है इस चैनल को, हमारे इस पूरे प्रयास को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है आगे भी, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन प्रतिज्ञा लर्निंग ऐप के नाम से आपको मिलेगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आने वाले ज़बरदस्त जितने भी वीडियोस हैं, सेशंस हैं, वो आपको यहीं पर जो है नोट्स, पीडीएफ्स, एनसीईआरटीज, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहीं मिलेगा। पेड बैचेस, फ्री बैचेस, टेस्ट सीरीज सब यहीं है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को, प्रतिज्ञा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी तक काफ़ी सारे बच्चे कर चुके हैं, आप लोग भी कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा यूपीएससी विद चंचल कुमार के नाम से। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। उस टेलीग्राम चैनल पर भी 26,000 के आसपास अभी तक हमारा परिवार पहुंच चुका है। आप भी इस परिवार के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। हम आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ही दिनों में यूपीएससी के एक ऐसे महारथी जुड़ेंगे कि अपने आप में उनका नाम ही काफ़ी है क्वालिटी के लिए, ठीक है। आप सब उनसे परिचित भी हैं, मैंने पहले भी बताया था। बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद से इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। हम मिल के और आपकी यूपीएससी की तैयारी की सारी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस का, सी सेट का, इसके साथ ही ऑप्शनल, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो बस कुछ दिन के लिए तो आपको थोड़ा सा और वेट करना है, सब्र रखना है, ठीक है।
नाम अभी मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, है ना। इनफैक्ट अभी मैं 2-4 दिन के लिए उसी काम के लिए जाऊँगा, 30 तारीख से लेके 3 तारीख तक। उसके बाद 4 तारीख को जब मैं वापस आऊँगा तो आपको पूरा के पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अच्छा, कल वाले सेशन से कोई डाउट तो नहीं है? कल क्या क्या पढ़ाया था एक बार क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ। हमने देखा कि अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मार के अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा दामाद था, उसने गद्दी हथिया ली, वो सुल्तान बन गया और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले उत्तर भारत को जीता गया, जिसमें गुजरात विजय की गई। नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात को जीता गया। वहाँ का शासक रायकर्ण जो है वो भाग गया वहाँ से और उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इसके बाद अलाउद्दीन का काफिला पहुँचा रणथंभौर। रणथंभौर के किले को जीता गया, हमीर देव को पराजित किया गया। उसके बाद हमने देखा कैसे चित्तौड़ के किले को जीता गया, उसके बाद में जालोर को भी जीता गया, जैसलमेर को जीता गया और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान की विजय की। इस बीच मालवा की विजय की और अलाउद्दीन खिलजी ने धीरे धीरे पूरे उत्तर और मध्य भारत को जीत लिया। उसके बाद दक्षिण भारत के अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में चलाए गए। देवगिरी को जीता गया, वारंगल को जीता गया, द्वार समुद्र को जीता गया जहां होयसल हुआ करते थे। वारंगल में काकतीय वंश था और देवगिरी में यादव वंश को जीता गया। उसके बाद में पांड्य राज्य तक अलाउद्दीन खिलजी की भुजाएं पहुंची और वहां तक जाके मदुरई को भी जीता गया और बहुत सारा धन और संपत्ति वहां से लूट कर लेकर आया था मलिक काफूर। याद है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? अलाउद्दीन खिलजी का विस्तार तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। काफ़ी सारे सुधार हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए हैं। इसमें आप देखोगे उसने प्रशासन का केंद्रीकरण किया, एक सुधार ये था, ठीक है। और उसके बाद उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया, उसके न्यायिक सुधार, इसके साथ उसके सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के समय में काफ़ी बड़े पैमाने पर सैन्य सुधार किए गए और सबसे बड़ा जो उसके काल में हुआ है वो हुआ है आर्थिक सुधार, जिसमें उसकी बाजार नियंत्रण नीति, किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को एकदम से थाम के रखा, रोक दिया कीमतों को बढ़ने से, वो इसने क्यों किया और कैसे किया। बस बने रहिए, अगले कुछ समय में आपको ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला सुधार था शासन का केंद्रीकरण। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरीके से शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ठीक है। वो एक ऐसा सल्तनत का सुल्तान था जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा की। मतलब पूरी तरीके से जो मुस्लिम धर्मगुरु थे, जो उलेमा थे, जो टांग अड़ाया करते थे हर एक मामले में, उनको बिल्कुल तरीके से उपेक्षित कर दिया, उनको जो है नज़रअंदाज किया, उनकी बात नहीं सुनी और धर्म पर राज्य का नियंत्रण, ठीक है, स्थापित किया उसने। मतलब एक समय था जब धर्म जो है वो राज्य के ऊपर था, राज्य धर्म से चलता था, धर्म राज्य से ज़्यादा शक्तिशाली था, है ना। पूरी तरीके से धर्म राज्य को नियंत्रित करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, राज्य को धर्म से बड़ा कर दिया, ठीक है। मतलब धर्म पर भी राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलो, उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन कहा, एक प्रकार की उपाधि, जिससे ये साबित होता है कि वो जो है धर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी वो निरंकुशता में विश्वास करता, मतलब उसको पसंद नहीं था कि कोई भी उसको नियंत्रित करे। वो मनमाना आदमी था, जो उसको ठीक लगता था वो वही करता था और ऐसा कोई भी काम जो वो करना चाहता है उसको कोई रोके उसे पसंद नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने निरंकुशता को स्थापित किया। अपने विरोधी, जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो लोग आपका विरोध करते हैं, कई बार आपकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसे लोग भी आपके पास होने चाहिए, वरना आपको आपकी कमियां कौन बताएगा। कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं जिन्हें दूसरों से अपनी बुराई या निंदा पसंद नहीं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी कमियां निकाले, कोई उनकी कमियों के बारे में उन पर नज़र डाले, उस पर बात करे। हाँ, तारीफ करोगे चलेगा, ठीक है, कमी नहीं निकाल सकते। अलाउद्दीन खिलजी भी वैसा ही था।
हालांकि इससे आपके व्यवहार में सुधार की संभावनाएं खत्म हो जाती है। यदि आप अपने विरोधियों को नहीं रखेंगे तो फिर आपको कौन बताएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ जो है सही कर रहे हैं। तो उसने अपने विरोधियों को निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यही अंतर है निरंकुश राजतंत्र में और लोकतंत्र में। लोकतंत्र में विरोधियों का भी सम्मान होता है, विरोधियों को बोलने की आज़ादी होती है, विरोधियों को अपनी बात रखने का हक होता है, अधिकार होता है, चाहे सरकार के खिलाफ क्यों ना हो। और राजतंत्र अगर निरंकुश हो तो वो ऐसा ही है कि उसमें राजा किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। तो उसने सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। उसने अपनी सहायता के लिए नियुक्त की एक मंत्री परिषद, एक काउंसिल, ठीक है, हम जिसको आज भी बोलते हैं ना मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जो उसकी सहायता करती थी। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि वो निरंकुश था, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना मन का करना पसंद था, तो वो उनको आज्ञा देता था। इस मंत्री परिषद को सुल्तान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था, सुल्तान इनके हिसाब से नहीं चलता था, ये तो सिर्फ सहायता के लिए थी। सुल्तान ने अमीरों का दमन करके साधारण लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अगला सुधार ये था कि उसने सभी बड़े बड़े पदों पर साधारण लोगों को भी नियुक्त करना शुरू कर दिया, जो अपने आप में नई बात थी। हम गुलाम वंश में देख चुके हैं, गुलाम वंश के काल में उच्च पदों पर साधारण लोगों की नियुक्ति नहीं होती थी। कुलीन, ठीक है, संभ्रांत, अमीर, अच्छे जो बड़े कुल में पैदा हुए लोग माने गए, उन्हीं को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था। खिलजी क्रांति इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि खिलजी काल में साधारण लोगों को भी बड़े बड़े पदों पर जाने का मौका मिलने लगा। तो इस प्रकार से वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था, शासन पूरा के पूरा निरंकुश था। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुधार कि प्रशासन को कैसे केंद्रीकृत कर दिया, सारी शक्तियां अपने हाथ में रख ली और पूरी तरह से निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। इसमें जो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि उसने राज्य का धर्म के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर दिया, धर्म से बड़ा बना दिया राज्य को। कंट्री फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, वैसा धर्म जो है वो छोटा हो गया। फिर दूसरा सुधार जो अब हमको पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी का न्याय व्यवस्था। उसने न्याय व्यवस्था में भी काफी सुधार किए। और क्या सुधार किए? उसने साम्राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय व्यवस्था, क्योंकि देखो एक कथन है, मार्टिन लूथर किंग का एक कथन है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी अगर अन्याय हो रहा है तो वह न्याय के लिए खतरा है। अगर आप चाहते हैं कि साम्राज्य में शांति बनी रहे तो न्याय होना जरूरी, अगर अन्याय होगा तो शांति नहीं रहेगी। इसीलिए उसने न्याय व्यवस्था की सुधार पर ध्यान दिया। उसने जिन नियमों को परिस्थितियों के अनुसार सही समझा उनको ही उसने न्याय का आधार बना दिया। उसने दंड विधान को बहुत ज्यादा कठोर कर दिया। इस काल की एक खास बात यह भी है कि अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा सा कठोर शासक था, निर्मम शासक था। उसने दंड विधान को कठोर कर दिया। संदेह होने पर अपराधियों के साथ साथ सहयोगियों को भी मृत्युदंड और अंग भंग का दंड दिया जाता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपराध करता है उसको सजा दी जाती है। इस काल में यह व्यवस्था की गई कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो कठोर दंड मिलेगा ही। जो उसकी सहायता कर रहा है, जो सहयोग कर रहा है, उनको भी मृत्यु दंड तक दिया जाता था। मतलब किसी अपराध में आप किसी का साथ भी नहीं दे सकते। दूसरी बात अंग भंग करने का, कि अगर मान लीजिए चोरी की है तो हाथ काट दिए गए, है ना, आपके शरीर के अंगों को काट दिया गया, अलग कर दिया गया। इस तरीके के कठोर दंड भी इस काल में मिलते हैं। इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में निहित थी। अब ये तो खैर बड़ी बड़ी बात है कि आपको पता है राजतंत्र में क्या होता है। राजतंत्र में राजा के पास सारी शक्ति होती है, वही कार्यपालिका है, वही विधायिका है, वही न्यायपालिका है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। सर्वोच्च विधायी शक्ति राजा, सुल्तान, नवाब जो भी होगा, कानून वही बनाएगा। लागू कौन करेगा? सर्वोच्च कार्यपालिका वही है। न्याय कौन करेगा? वही करेगा। तो सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में ही निहित थी। और सुल्तान के बाद जो व्यक्ति हुआ करता था न्याय प्रशासन के लिए, उसको बोलते सद्र ए जहां या काजी उल कुजात भी कहा जाता था,
ठीक है, जो कि राजा सुल्तान के बाद न्याय का काम करता था और उसके नीचे नायब काजी होते थे। तो आप इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के पास में न्याय के लिए जा सकते थे। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था सुल्तान। इसका उल्लेख करते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि वह भाईचारे या पारिवारिक संबंधों की भी चिंता नहीं करता था। एक जो अच्छी चीज यहाँ ये है कि वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करता था। आप उसके सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, कोई भी हो, वो दंड देने में बिल्कुल ठीक है न्याय करता था। किसी तरह का भेदभाव नहीं होता था, भाई भतीजावाद नहीं हुआ करता था। यदि दंड देना है तो सबको एक जैसा देना है, ठीक है। तो एक प्रकार से उसने प्रशासन में निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था की। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। भाई बहुत बड़ी सेना की उसको जरूरत थी, और सिर्फ बड़ी सेना नहीं, एक संगठित और शक्तिशाली सेना उसको चाहिए थी। अब इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में कुछ सुधार किए, और कुछ सुधार तो ऐसे थे जो सल्तनत काल में पहली बार हुए। जैसे पहला सुल्तान जिसने अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। जैसे आज आपने देखा होगा ना कि जो लोग सेना में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलती है ना, हर महीने किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 1,00,000 रुपए, अलग अलग पदों पर अलग अलग वेतन होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सैनिकों को भूमि दी जाती थी, जागीर दी जाती थी। इक्ता आपने पढ़ा होगा, आप उस भूमि को लें, उसके ऊपर खेती करें और उससे जो आय होगी उससे अपने परिवार को चला लें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया सल्तनत काल में। दूसरी बात उसने क्या किया, उसने सैनिकों की पहचान वगैरह के लिए दाग और हुलिया प्रथा आपने सुना होगा। आजकल आप देखते हो कि जब भी कोई व्यक्ति सेना में, पुलिस में कहीं भी भर्ती होता है तो उसका एक आईडी कार्ड होता है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको पहचान पत्र बोलते हैं ना। तो उस काल में ऐसा कोई पहचान पत्र तो होता नहीं था। सैनिक के पास में कोई गले में आईडी लटका के घूम रहा हो कि भाई उसमें उसका फोटो हो और नाम लिखा हो, पद लिखा हो, तो उस काल में ना बहुत फर्जीवाड़ा चलता था। तो इसीलिए उसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया जो है वो दर्ज करना शुरू करवा दिया कि अगर आप सेना में भर्ती हुए हैं तो आपका पूरा प्रॉपर जो है हुलिया, आपका पूरा के पूरा वो दर्ज होगा, है ना। आपके नैन नक्श से लेके एक एक चीज़ जो आपके चेहरे पर है वो सारी चीज़ें उसमें होती थी, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ पाए। तो उसने सबसे पहले तो एक स्थायी सेना की व्यवस्था की। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था की जो हमेशा राजधानी में तैनात रहती थी। इसके लिए उसने सेना में एक मंत्री आरिज ए मुमालिक जो है वो उसके लिए नियुक्त था, जो ये काम किया करता था। अब देखो और क्या क्या सुधार उसने किए। सैनिकों की भर्ती की जाती थी योग्यता क्या। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप योग्य हैं तो सेना में भर्ती हो जाएगी, वरना कोई सिफारिश नहीं चलती थी, कोई जेक नहीं चलता था, किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी वंश या जाति के आधार पर सेना की भर्ती नहीं होती थी, सिर्फ योग्यता। और सबसे अच्छी चीज जो उसने शुरुआत की, हुलिया दर्ज करने की, है ना। पूरा के पूरा आपका हुलिया जो है वहां पर दर्ज किया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिनियुक्ति ना हो, मतलब कोई भी व्यक्ति दूसरे की जगह पर ना आ पाए। एक एक सैनिक का सारा विवरण जो है चेहरे से जुड़ा हुआ दर्ज किया जाता था। एक प्रकार से वो आईडी पहचान पत्र तरह का ही था, ठीक है। तो ये हुलिया दर्ज करने की परिता, इसके लिए दीवान आरिज जो है वो सैनिकों का हुलिया रखता था, एक एक सैनिक का। इसके साथ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, उस काल की सबसे बड़ी समस्या, आजकल की तरह फोटो वगैरह नहीं खींचे जा सकते थे, किसी का पिक्चर नहीं होता था, वीडियो नहीं हुआ करता था, तो इसलिए सारी चीज़ें की जाती थी। फिर उसने सैनिकों को, दूसरा जो सुधार मैंने आपको बताया, नकद व्यवस्था, उसने उस प्रथा को जो है जो पहले चल रही थी उसकी जगह, पहले क्या चल रहा था कि सैनिकों को दिया जाता था भूमि। आपको कहीं पर जगह या भूमि दे दी जाएगी आपकी सेवा के बदले, और उसी भूमि पर आपको जो है जीवन भर अपना आय वगैरह अर्जित करना है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ कैश में नकद वेतन व्यवस्था जो है इसको समाप्त करके राजकोष से सैनिकों को नकद वेतन दिया जाने लगा। अलग अलग सैनिक का अलग अलग वेतन फिक्स किया गया उस काल की मुद्रा के अनुसार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला शासक जिसने
कि नकद वेतन, जैसे एक सैनिक का वेतन 234 टका प्रतिवर्ष था, ठीक है, आपको ये वेतन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक अतिरिक्त घोड़ा रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मुद्रा और मिलेगी, पैसा मिलेगा, ताकि आप उस घोड़े का भी, ठीक है, खर्चा पानी चला सको। एक घोड़ा रखने वाले सैनिकों को एक अस्पा और 2 घोड़ा रखने वाले सैनिकों को द्विअस्पा कहते थे। अब कोई घोड़ा, अगर मान लीजिए कि सैनिक ने एक घोड़ा रखा है, तो वो जब भी युद्ध होगा, जरूरत पड़ेगी तो वो अपने उस घोड़े के साथ आएगा और भाग लेगा, युद्ध में लड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप 2 घोड़े रख सकते हैं कि भाई आपके आसपास, आपके घर में जगह है, आप उनकी अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, तो फिर आप 2 घोड़े भी रख सकते हैं। और अगर आप एक घोड़ा रखेंगे तो आपको एक अस्पा बोला जाएगा, और अगर आपके पास 2 घोड़े तो आपको 2 अस्पा कहा जाएगा, द्विअस्पा, है ना। ऐसा आपको आगे भी मिलेगा, अकबर काल में, जहांगीर काल में भी हम लोग देखेंगे। तो एक अस्पा और द्विअस्पा कहा जाता था सैनिकों को जो 1 या 2 घोड़े रखते थे, ठीक है। सैनिकों को घोड़े, हथियार तथा अन्य सामग्री राज्य की ओर से मिलती थी। बस आपको क्या करना है, आपको उनकी देखभाल करनी है, उनका ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और जैसे ज़रूरत पड़े उनको लेके आना है। बदले में आपको वेतन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, ताकि आप उनका खर्च चला सकें। अब उस काल की एक समस्या और थी कि कई लोग जो है वो सेना में, चूँकि घोड़ों से पैसे मिलते थे, तो बीमार या इस प्रकार के कमज़ोर घोड़ों को भी जो है शामिल करवा लेते थे। अब इस चक्कर में ये होता था कि जब युद्ध में उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो जो है काम ही नहीं आते थे। बीमार या बूढ़े या जो है अस्वस्थ घोड़े जो है वो किस काम के। और वो काल ऐसा था, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आजकल हम लोग टैंक के द्वारा युद्ध लड़ते हैं, है ना, बहुत सारे हथियार होते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे सेना में खराब टैंक दे दिए जाए तो युद्ध के समय तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, हम युद्ध हार भी सकते हैं। ऐसे ही उस काल में जो घोड़े हैं वो युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो सेना में अच्छी नस्ल के घोड़ों को भर्ती करने पर जोर दिया जाता था। अब समस्या ये है कि कई बार जो है लोग चालाकी से अच्छी नस्ल या अच्छे घोड़ों की जगह, स्वस्थ घोड़ों की जगह बीमार, अस्वस्थ जो है कमज़ोर घोड़ों को भी ले आते थे या भर्ती करवा देते। तो इसी के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई कि जिस घोड़े को चुना जाएगा सारी योग्यताओं के बाद, परख के बाद, वही घोड़ा युद्ध में आ जाए, उसकी जगह कोई दूसरा ना आ जाए। मतलब वो होता ना कि दिखाने के लिए कोई और ले आया, लेकिन जब जरूरत पड़े तो किसी और को ले आया, ये वैसा ही मामला था। तो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई। सबसे पहला वही सुल्तान था जिसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि सैनिक अच्छे घोड़ों की जगह घटिया घोड़े जो है युद्ध में ना ले आए। आप समझ रहे हैं कि आपको जो पैसा दिया जा रहा है, जिस घोड़े के लिए आप उसकी जगह जरूरत पड़ने पर कोई घटिया घोड़ा ना लेके आ जाए, खराब घोड़ा ना लेके आ जाए जो युद्ध के समय काम ही नहीं कर पाए। इसी चीज़ को दूर करने के लिए उसने ये दाग प्रथा, तो देखो दोनों चीज़ें, घोड़े अच्छी नस्ल के आए इसके लिए उनको दागना शुरू कर दिया ताकि जिस घोड़े को सिलेक्ट किया गया था वही घोड़ा वहाँ पर आए। दूसरी तरफ हुलिया प्रथा, सैनिक भी जो है वो भी किसी प्रकार से गड़बड़ ना हो तो उनका सही चेहरे का पूरा विवरण जो है दर्ज होगा, हुलिया दर्ज होगा, तो इसलिए उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, है ना। जैसे हमारे यहाँ पहले क्या होता था मालूम है, पहले भारत में वोटर आईडी जब होते थे तो उन पे कोई फ़ोटो नहीं हुआ करता था, सिर्फ नाम लिखा होता था, उम्र वगैरह हो गई। तो अब क्या होता था, बोगस वोटिंग बहुत होती थी कि किसी के भी वोटर आईडी पे कोई भी वोट डाल के आ गया। समझ रहे हैं आप। फिर भारत में इस चीज़ को महसूस किया गया कि हमें वोटर आईडी में फ़ोटो लगाना चाहिए। अगर फ़ोटो रहेगा तो उस व्यक्ति की पहचान हो जाएगी कि ये इसी का वोटर आईडी है जो वोट डालने आया है ना। तो इसीलिए वोटर आईडी में फ़ोटो ऐड कर दिए गए। टी.एन. शेषन का नाम आपने सुना होगा। टी.एन. शेषन भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से सारे विरोधों के बावजूद आपको मतदाताओं को पहचान पत्र जो है वो फ़ोटो युक्त दिए, है ना। तो भारत में अब जो है ये जो बोगस वोटिंग होती थी वो अब नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर हुलिया दर्ज करने से यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो आपको बताया था मैंने, कभी पूछा जाए कि मध्यकाल का वो सुल्तान जिसने दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत की, जैसे हमने बलबन के लिए पढ़ा था ना, सजदा एवं पेबोस की शुरुआत। तो सजदा पेबोस क्या था?
सुल्तान के सामने जाके दंडवत होके साष्टांग प्रणाम करना, इसको सजदा कहते थे। पैरों को चूमना, उसको पैबोस कहते थे। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के लिए दाग और हुलिया प्रथा को याद रखना, इसने सैन्य सुधार किया जो बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, घोड़ों को दागने की और सैनिकों के चेहरे का जो हुलिया है उसको विवरण को दर्ज करने की इसने शुरुआत की। नकद वेतन देना इसने शुरू कर दिया। इसके अलावा इसने गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत किया। हालांकि इस मामले में बलबन ने भी काफ़ी काम किया था। आपको पता है कि बलबन जो था उसने गुप्तचर व्यवस्था को बहुत मजबूत किया था। और बरीद ए मुमालिक के बारे में मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन ने उसको और मजबूत किया और डाक चौकियों का निर्माण करवाया। इसी वजह से वो अपने सैन्य अभियानों में इतना सफल रहा। मंगोलों से सल्तनत की सुरक्षा करने में भी सफल रहा। 7 बार मंगोलों ने आक्रमण किए, उसने हर बार दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। मंगोलों को हराना उतना आसान नहीं था उस काल में, और एक बार नहीं 7 बार हराया। उसके बाद उसने उत्तर और दक्षिण भारत के सफल विजय अभियान किए। उसका कारण यही था जो उसके सैन्य सुधार थे, इसी वजह से वो इस जो है सफलता को अर्जित कर पाया। लेकिन जो सबसे ज़रूरी हमें अब समझना है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार करके अपने राज्य में कुछ समय के लिए चीज़ों को जो है फिक्स कर दिया, रोक दिया, वो आप समझो। उसने व्यक्तिगत संपत्ति और जागीरों की जब्ती कर। देखो, उसका ये मानना था कि जब लोगों के पास ज़्यादा धन आता है, पैसा आता है ना, तो उनका दिमाग फिर जाता है। वैसे ये बात कुछ हद तक सही भी है ना। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक का मतलब यहाँ पर अलग अलग है। कनक का मतलब धतूरा भी होता है, एक जो फल आता है, और कनक का मतलब सोना भी है। तो अगर आप धतूरे को खा लेते हैं तो भी आप पागल हो जाएंगे, और अगर आपके पास खूब सारा सोना आ जाता है, मतलब धन आ जाता है, तो भी आप पागल हो जाएंगे। ऐसा सही भी है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं और वो अपने आप को जो है किसी 30 मार खा से कम नहीं समझते, है ना। वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि उनके पास पैसा है तो उनको दुनिया पूछेगी और उन्हें किसी से जो है सही मुँह बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी का सम्मान नहीं करते, किसी की वैल्यू नहीं समझते, है ना। ऐसी चीज़ें इतिहास में बहुत सारे लोगों के साथ हुई भी है। तो उसका ये मानना था कि ज़्यादा धन आ जाता है ना, तो उस वजह से लोगों में विद्रोह की भावना जो है पनपने लगती है, तो वो विद्रोह करने लगते हैं। इसलिए ज़्यादा किसी को धनवान बनने ही मत दो, ज़्यादा किसी के पास संपत्ति आने ही मत दो, ये उसका लॉजिक था। इसीलिए उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली, ठीक है, जिनको भूमि मिली थी, जिसे मिल्क कहते थे। राज्य द्वारा दी गई संपत्ति के तौर पर हो, इनाम के तौर पर हो, पेंशन के तौर पर, किसी भी तरीके से जो मिल्क, हमारा मतलब मिल्कियत। आज भी आपने एक शब्द सुना होगा मिल्कियत। मिल्कियत मतलब आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी। तो किसी के पास भी मिल्क है, मतलब कोई संपत्ति है जो कहीं से भी आई है, या वक्फ, धर्म अर्थ मतलब धर्म के द्वारा प्राप्त हुई हो, जैसे धर्मार्थ हमारे यहाँ पे दान वगैरह करते हैं ना धर्म के निमित्त, ऐसी कोई संपत्ति जिसको वक्फ कहते हैं, आदि के रूप में मिली हुई है, तो उसने वो सारी भूमि उनसे छीन ली। ठीक है, मतलब उसने तय कर लिया कि किसी के पास भी बहुत ज़्यादा संपत्ति, भूमि वो रहने नहीं देगा। जितनी ज़्यादा भूमि रहेगी उतना वो लोग विद्रोह करेंगे, उतना वो लोग जो है परेशान करेंगे। अब चाहे भूमि दान में आई हो उनको, चाहे भूमि संपत्ति के तौर पर मिली हो, पेंशन के तौर पर मिली हो, किसी भी रूप में मिली हुई हो, मिल्क हो या वक्फ हो, वो उसने छीन ली। और इस प्रकार से उसने जो है संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होने दिया। हमारे यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान में आपने पढ़े होंगे, भाग 4 में है। भारत का संविधान भी हमारे राज्य से, सरकार से अपेक्षा करता है कि वो संसाधनों का व्यक्तिगत हितों के लिए केंद्रीकरण नहीं होने दे, है ना। मतलब राज्य की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये निर्देश उसको दिया गया है कि वो संसाधनों का बंटवारा करने का जो है सभी में बराबर कोशिश करेगा और आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। अलाउद्दीन खिलजी वही कर रहा है, हालांकि वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, पर संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं करने दिया, है ना।
इससे पहले जागीर प्रथा जो चल रही थी उससे पहले वो उसने खत्म कर दी और स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने वाले अमीरों पर नकेल कसी, ये एक सुधार। ठीक है, राज्य की भूमि है ना, राज्य की भूमि पर राज्य के नियंत्रण से जब राज्य का नियंत्रण बढ़ा, खालसा भूमि बोलते थे, ऐसी भूमि जो राज्य के नियंत्रण में होती थी उसको खालसा भूमि बोलते थे, तो वो बढ़ी, तो राज्य का राजस्व बढ़ा, राज्य की आय बढ़ी, है ना, राज्य की इनकम बढ़ी। अब कर वृद्धि और वसूली में कठोरता, अलाउद्दीन खिलजी ने करों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी। जितना ज़्यादा कर, हालांकि ये जनता के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छा था कि जितना कर वसूलेगा उतना उसको जो है बड़ी सेना रखने में आसानी होगी, उतना वो सुरक्षा के लिए खर्चा कर सकता है। तो उसने करों में वृद्धि कर दी, टैक्स बढ़ा दिए, और सिर्फ बढ़ाए नहीं, वसूली में भी कठोरता की, वसूला भी जाएगा कठोरता के साथ, है ना। तो उसने ये भी किया, हिंदुओं से भूमि कर उपज का 50% तक और मुसलमानों से 1/4 लिया जाता। मतलब यहाँ थोड़ा सा धर्म के आधार पर भेदभाव आपको मिलेगा। जो व्यक्ति हिंदू है उससे उसकी भूमि के जो है, जो भी उपज हो रही है उसका आधा लिया जाएगा, 50%, मतलब 50% आपको टैक्स देना है, 50% आपका है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको उपज का 1/4 देना है, मतलब 25%, है ना। डबल हुआ करता था हिंदुओं का कर मुस्लिमों से, क्योंकि वो जो शासन था वो इस्लामिक शासन माना जाता है ना। आपको पता है कि वो कोई धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर स्टेट नहीं था, ये लोग थोड़े से कट्टर भी थे धार्मिक चीज़ों को लेकर, तो इस वजह से इन्होंने धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव किया है। और ये तो है ना, राजतंत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाना कोई नई बात नहीं है। हाँ, लोकतांत्रिक देशों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, जैसे भारत में वर्तमान में सेक्युलरिज्म आपको दिखाई देगा। तो ऐसा धर्म के आधार पर अलग अलग था। फिर सल्तनत में गैर मुसलमान जो हुआ करते थे उसके काल में, उनसे अलग अलग प्रकार के 4 जो है एक प्रकार के कर उनसे लिए जाते थे। जजिया कर को पता है कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, है ना। तो जजिया कर तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। खराज या भूमि कर, घरी कर या ग्रह कर, और चराई कर या चरी कर भी बोलते थे, चरागाह पर। तो ये इस प्रकार के अलग अलग टैक्सेस थे, है ना। भूमि पर भी कर लिया जाता था और आपके अलग अलग चीज़ों से कर वहाँ पर वसूला जाता था। मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को बोलते थे जकात। जैसे जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वैसे ही मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर को जकात कहा जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिमों से लिया जाता था। खुम्स या खम्स भी बोलते हैं, ये लूट का माल हुआ करता था। अब अगर मान लीजिए कहीं पर लूटपाट हुई, जैसे मैंने आपको बताया पांड्य राज्य के ऊपर मदुरई पर आक्रमण करके वहाँ से खूब सारा लूट लिया, या कहीं से भी कोई लूटपाट की गई, तो उस युद्ध में जो लूटपाट से पैसा आता था ना उसको खम्स कहते थे। तो उसका 5वां भाग, मतलब 1/5 सेना को 20% और 80% 4/5 भाग जो है वो राज्य का होता था। मतलब सुल्तान ने उसमें भी वृद्धि कर दी। समझ में आया कि अगर कहीं पर, समझ लो ध्यान से, अगर कहीं पर लूटपाट की गई, कहीं से जो है जीतने के बाद खूब सारा धन और संपत्ति मिला, तो उसमें सेना का भी हिस्सा बनता है, क्योंकि सेना ने ही तो जीता है लड़के। तो उसमें से सेना को मिलेगा 20%। मान लो कि 1 करोड़ रुपए की राशि को जो है टोटल लूटपाट में आई है, 1 करोड़ में से 20 लाख रुपया सेना का और 80 लाख रुपया होगा राज्य का, मतलब उस पर सुल्तान का अधिकार था। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स, जिसको कहते थे लूट के द्वारा प्राप्त होने वाला धन, उसमें राज्य का हिस्सा बढ़ा दिया। पहले इतना नहीं होता था, इसने राज्य का हिस्सा 80% तक कर दिया। फिर करों को वसूल करने के लिए कठोर नियम बनाए, ठीक है। सेना को ये काम सौंपा, कर वसूली का काम सेना को सौंप दिया गया, ताकि कोई व्यक्ति जो है वो मनमानी नहीं कर पाए। बड़ी कठोरता और निर्दयता के साथ सेना जो है वो सैनिक कर वसूल किया करते थे। एक सुधार ये भी था। अब इसका आगे जो आप देखोगे अगला सुधार, वो था हिंदू पदाधिकारियों के विशेष अधिकार जो हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जैसे मुकद्दम, खुद, चौधरी, ये लोग जो हुआ करते थे, जो हिंदू हुआ करते थे, और ये लोग भूमि कर वगैरह वसूल करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनके अधिकार खत्म कर दिए, ठीक है। हिंदुओं के जो पुराने विशेषाधिकार थे वो समाप्त कर दिए,
ठीक है, क्योंकि इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, ये हिंदू हुआ करते थे, इसको भी समाप्त कर दिया, इन अधिकारों से इनको वंचित कर दिया और सामान्य नागरिकों की तरह इनको भी टैक्स देना अनिवार्य कर दिया। ये लोग पहले टैक्स नहीं देते थे, अब इनको भी टैक्स देना जरूरी कर दिया। अगला, भूमि की माप। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो किया वो भूमि की माप। उसने भूमि की माप करवाई, इसको मसाहत कहा जाता था। क्या कहा गया? मसाहत कहा गया। दरअसल ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य ये था, ये पता लगाना कि राज्य में कितनी भूमि पर कृषि होती है, टोटल कितनी भूमि पर कृषि होती है, कितनी भूमि पड़ती या खाली छोड़ी जाती है, ताकि टैक्स वगैरह के लिए जो है सारी चीज़ें हो पाए। तो ये जो उद्देश्य था, कितनी भूमि पर खेती होती है, राज्य की वास्तविक उपज क्या है, क्योंकि जब ये पता चलेगा कितनी भूमि पर खेती होती है, उपज टोटल कितनी हो रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो फिर वो उस हिसाब से कर वसूलेगा ना। तो इसके लिए भूमि की माप करवाई गई, पूरी भूमि को जो है मापा गया, इसको मसाहत कहा गया। और उद्देश्य मैंने आपको बताया है ताकि एग्जैक्टली पता लगाया जा सके कि कितनी उपज होती है, कहाँ कहाँ कितनी भूमि पर खेती होती है। ये सब करने के बाद ये चीज़ें, इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए उसने योग्य और ईमानदार अधिकारी को नियुक्त भी किया, है ना। एक विभाग बनाया, दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, ध्यान रखना, एक नया विभाग बनाया गया, दीवान ए मुस्तखराज। ये इसी काम को अंजाम देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नियंत्रण स्थापित करते हुए और उसने कैसे जो है कुल मिला के दामों को फिक्स कर दिया, समझ गए। तो पहले तो ये समझो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने जितना भी बाजार था उस बाजार को 4 भागों में बांटा। अच्छा, पहले ये समझ के इसकी ज़रूरत क्या थी। दरअसल मैंने आपको सारी चीज़ें कनेक्टेड है, अगर आप समझे तो। कल मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। पहले तो दुनिया जीतना चाहता था, अपने आप को सिकंदर समझता था। तो वो पहले तो उसके मन में था कि दुनिया जीतना है, बाद में उसने उस विचार को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दक्षिण भारत में विजय अभियान किए, मंगोलों से लोग जो है बार बार लड़ाई की, उनसे दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की। ये सारा काम कैसे पॉसिबल है बताइए। इसके लिए आपको चाहिए एक बड़ी सेना, एक विस्तृत सेना, स्थायी सेना। अब समस्या ये है कि बड़ी सेना को रख के आप कितने दिन तक रख सकते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी सेना होगी उतना ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। और एक अनुमान के मुताबिक अगर जो सेना को अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन कर रहा था, जितने सैनिक उसके पास थे, यदि वो उनको उस पुरानी व्यवस्था के अनुसार वेतन देता तो 5 साल के अंदर पूरा खजाना खाली हो जाता। समझ रहे मेरी बात। क्या हुआ, स्थायी सेना भी रखना है, उनको वेतन भी देना पड़ेगा, और उतना वेतन अगर जितना पहले दिया जा रहा था तो फिर आपका 5 साल में खजाना खाली हो जाएगा। तो 5 साल के बाद आप सेना कैसे रखोगे, आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, क्या करोगे आप। तो उसके मन में एक तरीका आया कि क्यों ना सैनिकों को वेतन कम दिया जाए। सीधी सी बात है कि अगर मैं 100 रुपये एक सैनिक को दे रहा हूं तो 1000 रुपये में मैं 10 सैनिक रख सकता हूं, और यदि मैं अगर एक सैनिक को 20 रुपये दे रहा हूं तो फिर 1000 रुपये में मैं कितने सैनिक रख सकता हूं, 50 सैनिक रख सकता हूं। मेरी बात समझ में आई आपको। एक छोटा सा लॉजिक तो आपको पता है, बहुत सीधा सा, कि जितना वेतन कम होगा उतने सैनिक ज़्यादा रखे जा सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि सैनिकों के वेतन को, सैलरी को बहुत कम कर देते हैं और कम वेतन पर सैनिक को रखेंगे। पर इसमें एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि बड़ी सेना को रखना संभव हो जाएगा। पर यहाँ दूसरी समस्या ये है कि ये सैनिक कम वेतन में घर कैसे चलाएंगे। अगर आज भारत सरकार, आप सोचो कि चूंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सैलरी सबकी सरकारी कर्मचारियों की कम कर दे और भारत सरकार कहे कि हर एक सरकारी कर्मचारी को मात्र 5000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा,
तो 5,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा तो सरकार का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन 5,000 में कर्मचारी घर कैसे चलाएगा? 5,000 से ज़्यादा तो कई बार लोगों के घर का रेंट होता है ना। 5,000 रुपये में तो महीने का किराना भी नहीं आता। तो उसकी दूसरी समस्या क्या थी कि अगर सैनिकों का वेतन कम करते हैं तो फिर वो घर कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाजार में कीमतों को कम रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा कुछ करें कि जिससे कम वेतन में भी सैनिक घर चला सकें। अभी मैंने आपसे कहा कि 5,000 में भारत सरकार का कर्मचारी घर नहीं चला सकता, पर अगर मैं कीमतें 1970-80 के दाम में कर दूं तो मतलब 2 रुपये लीटर दूध कर दें, है ना। 1 किलो चीनी 5 रुपये की आएगी। अगर मान लीजिए ऐसा कर दें, 10 रुपये किलो दाल कर दें। अगर हम लोग ऐसा कर पाए, एक क्विंटल गेहूं, ठीक है, 5 रुपये का, 10 रुपये का कर दें, तो 5,000 में घर चलाना आसान है। समझ गए? तो अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना वस्तुओं के दाम को कम किया जाए और बाजार के द्वारा उनके मूल्य को नियंत्रित किया जाए, ताकि कोई भी वस्तुओं का दाम मनमाना नहीं बढ़ा सके। आगे समझ में कि नहीं आया? पहले तो मैंने आपको बताया कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। अब वो कैसे किया वो समझ लो कि उसने कैसे किया। उसने सारे के सारे बाजारों को 4 बाजारों में बांट दिया, ठीक है। उसने क्या किए? 4 प्रमुख बाजार स्थापित किए। पहला बाजार था अनाज का, ठीक है। देखो, उसने 4 बाजार स्थापित कर दिए। पहला बाजार था अनाज का, जहां पर अनाज बेचा जाता था। इसको बोलते थे गल्ला मंडी, ठीक है, गल्ला मंडी। दूसरा बाजार था कपड़ा बाजार, जहां कपड़ा वगैरह ना, विशेष प्रकार के वस्त्र वगैरह बेचे जाते थे। इसको बोलते थे सराय अदल। तीसरा जो था वो पशुओं का था, पशुओं का, गुलामों का जो बाजार था, तीसरा बाजार। और चौथा बाजार था छोटी वस्तुओं का बाजार, जहाँ छोटी वस्तुएं बेची जाती थी, तेल, कंगा वगैरह, इस तरह। आगे समझ में? सबसे पहले तो क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? सारे बाजार जो है, 4 बाजार स्थापित करता है, जहां पर वही वस्तुएं बेची जा सकती है जिनके लिए वो बाजार बना है ना। तो एक जैसी जो समान तरह की वस्तुएं थी उनके अलग अलग बाजार बना दिए। अनाज मंडी में अनाज बिकता था, इसको गल्ला मंडी बोलते थे, अनाज बाजार। कपड़ा बाजार, इसको सराय अदल कहते थे, वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र बेचे जाते थे। उसके अलावा तेल वगैरह कुछ चीज़ें और भी बेची जाती थी, है ना, घी वगैरह। पशुओं का, गुलामों का अलग बाजार होता था, घोड़ों का, जहाँ नस्ल के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग दामों पर, फिक्स दामों पर जो है वो घोड़े, गुलाम, पशु सब बेचे जाते थे। अब वो फिक्स है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। और अगला बाजार था छोटी वस्तुओं का बाजार। बाकी इसमें उसने क्या किया? हर एक बाजार में एक प्रमुख व्यक्ति को नियुक्त किया जो इस पर पूरा नियंत्रण रखता था। दाम सरकार फिक्स करती थी, दाम सुल्तान फिक्स करता था, मतलब राज्य के द्वारा फिक्स होता था। आप अपने वस्तु को उसी दाम पर बेच सकते हो जो उन्होंने फिक्स किया, इससे ज़्यादा पे आप बेच ही नहीं सकते। वस्तुओं के दाम तय कर दिए गए हैं, उस तय दाम पर आपको अपनी वस्तु बेचनी है। इससे ज़्यादा पे बेचोगे तो कठोर दंड की व्यवस्था थी, हाथ पैर तक काट दिए जाते थे। तो इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो राज्य द्वारा तय की गई वस्तुओं, मतलब दामों से ज़्यादा पर कोई वस्तु बेचे। इसके लिए बाकायदा गुप्तचर तक हुआ करते थे जो नज़र रखते थे कि कहीं कोई व्यापारी दामों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मनमाने दाम पर तो नहीं बेच रहा है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने दाम फिक्स कर दिए, बाजार पर नियंत्रण स्थापित किया और पूरा के पूरा जो है महंगाई को थाम के रखा, रोक के रखा। और कम दामों पर जो है सैनिकों को वेतन कम दिया, क्योंकि कम दाम, कम खर्चे में घर चल जाता था, कम आय में, और इसीलिए बड़ी सेना रखना संभव हो पाया। इसी सेना की बदौलत उसने युद्ध जीते, अभियान किए, अपने आप को बचाया, सब कुछ किया। तो उसने जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को मांग और पूर्ति के आधार पर घटने बढ़ने नहीं दिया। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मांग और पूर्ति का, आपको पता होगा।
डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, कि भाई किसी वस्तु की मांग जो है वो ज़्यादा है, आपूर्ति जो है वो कम है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब वस्तु की डिमांड कम हो, आपूर्ति ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो कीमतें कम होने लगती हैं, तो फिर वस्तुओं की कीमत कम होगी। तो जैसे जैसे मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आपको पता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चीज़ों के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किसी समय भारत में टमाटर, अभी कुछ दिन पहले तो टमाटर भारत में एक ऐसा लग रहा था कि विलासिता की वस्तु बन गया है ना। टमाटर के दाम भारत में 100 रुपये किलो के आसपास, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक भी चले गए कहीं कहीं। तो इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि टमाटर की आपूर्ति, सप्लाई बहुत कम था और डिमांड जो है टमाटर की वो ज़्यादा थी, इसलिए टमाटर के भाव आसमान पर पहुंच गए। वही टमाटर आप देखोगे कि कुछ समय ऐसा होता है कि किसान जो है ना वो सड़क पे फेंक देते हैं क्योंकि उनको भाव नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो टमाटर जो है सड़क पर फेंक देते क्योंकि इतना कम भाव मिल रहा है कि मंडी में ले जाएंगे और बेचेंगे तो और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो वो टमाटर कई बार सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, रोड पे फेंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि एक वस्तु के दाम कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। ये बात अलाउद्दीन खिलजी भी जानता था कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चीज़ों के दाम घटते बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इसके हिसाब से बढ़ने नहीं दिया, ठीक है, उसने इस सिद्धांत के हिसाब से वस्तुओं के दाम को कम ज़्यादा नहीं होने दिया, घटने और बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उनका मूल्य स्थायी कर दिया। पिछले साल कोई वस्तु 10 रुपये किलो बिक रही थी तो इस साल भी 10 रुपये किलो मिल रही है और अगले साल भी 10 रुपये किलो मिलेगी, ये फिक्स हो गया। आ गया समझ में? सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि एक सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा चला सके, और कम वेतन में सैनिक को रखा जाएगा तो सेना ज़्यादा रखी जाएगी, बड़ी रखी जा सकती है। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व जो है काम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो ये सारी की सारी पूरी ट्रिक उसने यूज़ कर ली ताकि बड़ी सेना रखी जाए। उसने तय कर दिया कि मूल्य वही होगा जो राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य सूची, मतलब फिक्स रेट, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ आज भी एक चलता ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। किसी वस्तु के ऊपर जो एमआरपी लिखी होती है उससे ज़्यादा आपसे कोई दुकानदार नहीं ले सकता, वो मैक्सिमम प्राइस है जो उस वस्तु के लिए ली जा सकती है। इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे लेता है वो गैर कानूनी है, आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। वो ऐड भी आपने घर में देखा हो ना, जागो ग्राहक जागो, तो बहुत सारे ग्राहक जगे हुए हैं, कुछ ग्राहकों को जगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जगना भी नहीं चाहते, तो वहाँ लोग बाग लूट मार भी मचा रहे हैं, एमआरपी से ज़्यादा में भी बेचते हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा के, कमी का फ़ायदा उठा के, और आपको बाद में एक ही चीज़ जो है वो चिपकाते हैं कि लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो, आगे जाओ। ऐसा आपने देखा होगा कि उस पर लिखा है कि वो 10 रुपये की चीज़ है एमआरपी, वो बोल रहा है 15 से कम में नहीं दूंगा, लेना हो तो, नहीं तो मत लो। तो इस तरह से आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी फिक्स कर दिया रेट को, और उससे ज़्यादा रेट आप ले नहीं सकते। एक प्रकार की उसने एमआरपी फिक्स कर दी हर एक वस्तु के लिए। समझ गए यहाँ तक? सेशन को लाइक भी कर देना भाई, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया हो, भूल गए हो, है ना, फिर याद दिला देता हूँ, ये ज़रूरी है हम सबके लिए। तो ये एक चीज़। फिर वितरण की व्यवस्था। अब सामान के वितरण के लिए जो मैंने आपको बताया, उसने दिल्ली में विभिन्न प्रकार के बाज़ारों की व्यवस्था की। हालांकि कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की ये बाज़ार नियंत्रण नीति सिर्फ दिल्ली के आसपास ही सीमित थी, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये तो पूरे भारत में थी, सभी जगह जहाँ जहाँ उसका राज्य था वहाँ विस्तृत थी, वहाँ उसने लागू की थी। तो उसने कितने बाज़ारों की? 4 बाज़ारों की व्यवस्था की, जो मैंने आपको बताया, गल्ला मंडी, अनाज का बाज़ार, सराय अदल, कपड़े का बाज़ार, है ना, पशुओं, गुलामों और घोड़ों का बाज़ार,
और एक बाजार छोटी वस्तुओं का हो गया। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां वस्त्र और वस्तुओं का व्यापार होता था। गल्ला मंडी अनाज का हुआ करता था, है ना, बाजार। अब आगे क्या किया देखो, दिल्ली आकर व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवाने रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। तो पहले तो अगर आप यहाँ व्यापार करना चाह रहे हो, बाहर से आए हो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना नाम लिखवाओ, और बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर ए रियासत नाम का एक अधिकारी करता था। तो इस पूरी व्यवस्था का जो संचालन है, पूरी व्यवस्था जो चला था वो सदर ए रियासत था। ठीक है, अगला व्यापार जो बाजार, एक तो सराय अदल मैंने बताया, कपड़ा बाजार, अनाज मंडी या गल्ला मंडी भी बोलते हैं। आज भी हमारे यहाँ शब्द चलता है ना, अनाज का व्यापार करने वाले व्यापारियों को गल्ले के व्यापारी के नाम से कई जगह जानते हैं। आपके यहाँ जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अनाज का व्यापार करने वाले जो लोग अनाज का व्यापार करते हैं ना, गेहूँ चना वगैरह, इनको गल्ले या गल्ला व्यापारी के तौर पर भी जानते हैं। तो गल्ला मंडी अनाज मंडी थी जो नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित थी। समझ रहे हो, हर मोहल्ले में। नॉर्मली आप देखोगे कि हमारे यहाँ शहर में एक ही अनाज मंडी होती है, पर यहाँ नगर के प्रत्येक मोहल्ले में होती थी जहाँ अनाज की खरीद बिक्री होती थी। अब मुस्लिम व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने के लिए, खरीदने के लिए विशेष लाइसेंस भी दिए जाते थे, और धार्मिक भेदभाव तो था ही सही। इन व्यापारियों के अलावा शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकता था। जैसे आज भी आपको पता है कि हमारे यहाँ एपीएमसी होती है ना, जहाँ पर कृषि उपज को खरीदा जाता है, उससे बाहर नहीं खरीद सकते। कुछ दिन पहले ऐसे कानून आए थे, कृषि कानून, जिसमें ये चीज़ चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा ही कुछ मामला था, जो क्या करता था कि भाई आपको अगर अनाज खरीदना है तो आप वही खरीद सकते, बेच सकते मंडी में, बाहर नहीं। और जिन व्यापारियों को लाइसेंस मिला है, ठीक है, इन व्यापारियों को ही आप अनाज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और किसी के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिक्स था। तो इसलिए शहनाए मंडी जो हुआ करता था, इस बाजार का प्रमुख जो हुआ करता था उसको बोलते थे शहना ए मंडी, जो मंडी बाजार का, गल्ला मंडी का, अनाज मंडी का प्रमुख हुआ करता। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इन व्यापारियों के अलावा उपभोक्ता को आज्ञा पत्र के आधार पर ही वस्तुएं मिलती थी, और दरोगा जो हुआ करता था, इस बाजार का प्रमुख जो हुआ करता था, उसको क्या बोलते थे, शहना ए मंडी। बाजार का नाम गल्ला मंडी, अनाज मंडी, और प्रमुख का नाम था शहना ए मंडी, जो कि इस पूरे मंडी बाजार के ऊपर नियंत्रण रखता था। हर जगह गली मोहल्ले में ये दुकानें खुली हुई थी। आ गया समझ में। फिर शासकीय भंडारण व्यवस्था। अब अलाउद्दीन खिलजी को एक बात पता थी कि भाई भारत में तो खेती मानसूनी होती है, किसी साल मानसून अच्छा होता है तो खूब सारा अनाज होता है, किसी साल मानसून खराब भी हो जाता है। तो एक समस्या जो यहाँ आती थी, वो समस्या आती थी कि अगर अनाज पर्याप्त है तो ठीक है ना, पर क्या हुआ कि कई बार आपको पता है अकाल पड़ गया, तो ऐसे में तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई कम हो जाएगी ना, तो फिर दिक्कत हो, कीमत बढ़ सकती है। तो उसको पता था कि सिर्फ वितरण से काम नहीं चलेगा, भंडारण, स्टोरेज भी करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको मतलब पीडीएस सिस्टम, हमारे यहाँ जो चलता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसीलिए उसको पीडीएफ का जनक भी कहा जाता है। ये जो पीडीएस सिस्टम आप देखते हो, जिसमें सरकार कम दामों पर अनाज का पहले भंडारण करती है, स्टोरेज करती है, और फिर कम दामों पर उसको बेचती है। एफसीआई का नाम सुना हुआ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि किसानों से अनाज खरीद के उसको स्टोर करता है, अपने गोदामों में भंडार करता है, और बाद में उसको जो है बेच दिया जाता है। तो उसने पीडीएस सिस्टम की शुरुआत की। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि खाली मूल्य के नियंत्रण से वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकती, उनका भंडारण, उनका स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी साल अगर मान लो उपज कम हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उपज कम हुई तो कीमतों को कम रखना संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता ये काम। इसके लिए उसने स्टोरेज करना शुरू कर दिया। अनाज का भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए,
जैसा भारत सरकार करती है कि बड़े बड़े भंडारण किए जाते हैं गोदामों में और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से अनाज निकाल लिया जाता है। तो इन गोदामों में अनाज रखा जाता था, स्टोर किया जाता था, लेकिन यूज़ केवल आपातकालीन परिस्थिति, जैसे कभी अकाल वगैरह पड़ जाए, उत्पादन कम हो जाए, है ना, अल नीनो कोई आज से तो चल नहीं रहा ना, अल नीनो पता भी चला पर अल नीनो का तो बहुत टाइम से प्रकोप रहा ही है। तो अल नीनो का साल आ गया, पानी कम आया, मानसून बिगड़ गया, उत्पादन कम हो गया, तो ऐसे टाइम में इन परिस्थितियों में ये अनाज गोदाम से निकाल लिया जाता था। तो अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी लागू की। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। तो अगर अकाल पड़ गया हो, भूखमरी की समस्या हो, तो यहाँ से अनाज जो है लोगों को बांटा भी जाता था, घर घर जाके लोगों को दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे बाजार नियंत्रण नीति को अपनाया और कैसे उसने मूल्यों को कम रखा, क्योंकि दाम फिक्स कर दिए, किसी को ज़्यादा दाम पर बेचने नहीं दिया, और इसके लिए उसने 8 अधिनियम पास किए। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 4 बाजार बनाए, पर यह भी ध्यान रखना कि उसने 8 अलग अलग कानून बनाए इन मूल्यों को फिक्स रखने के लिए, तय दामों पर बेचने के लिए, जो लोग ज़्यादा दाम पर बेचे उन्हें दंड देने के लिए, मनमानी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले लोगों को रोकने के लिए उसने कुल 8 अधिनियम कानून भी इससे जुड़े हुए पास किए। और उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया जो सिर्फ इस विशेष काम के लिए थे, इस नीति से जुड़े हुए थे। तो उसने बाजार में कई सारे नियंत्रण को सफल बनाने के लिए कई सारे योग्य, ईमानदार और अनुभवी लोगों को नियुक्त किया। सबसे बड़ा अधिकारी था सदर ए रियासत, जो मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा, सारा के सारा पूरा जो ये उसके बाजार वगैरह हुआ करते थे, ये जो पूरी नियंत्रण की नीति थी, है ना, ये पूरी की पूरी नीति पर कंट्रोल रखने के लिए जो आदमी था उसको कहते थे सदर ए रियासत, है ना, जिसकी नियुक्ति खुद सुल्तान स्वयं करता था। इस सदर ए रियासत के अंडर में, अधीन 3 अधिकारी हुआ करते थे। एक था शहना, जिसको निरीक्षक कहते थे ना, शहनाए मंडी, तो वो मंडी का निरीक्षक हो गया, मतलब वहाँ पर इंस्पेक्टर होता था। निरीक्षक में इंस्पेक्टर, जिसका काम होता है इंस्पेक्शन करना, जैसे हमारे था ना फूड इंस्पेक्टर, जिसका काम होता है फूड का इंस्पेक्शन करना, जांच करना जाके। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि अपराधों की जांच करता है, फूड इंस्पेक्टर फूड की करता है, ड्रग इंस्पेक्टर दवाइयों की। हर एक जो है आपको पता है विभाग में हमारे यहाँ इंस्पेक्टर होते हैं, जिनका काम इंस्पेक्शन करना होता है, जांच करना होता है, उनको निरीक्षक कहते हैं। तो ऐसे ही हर एक मंडी में इंस्पेक्टर हुआ करते थे, जो उस मंडी से जुड़े हुए मामलों में पूरा इंस्पेक्शन करते थे, निरीक्षण करते थे। आ रहा है समझ में? तो निरीक्षक, जिसको शहनाए मंडी, जैसे मैंने आपको बताया ऐसा नाम होता था। फिर बरीद, गुप्तचर। अब मैंने ये भी कहा कि ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं कोई चोरी चुपके तो गड़बड़ नहीं कर रहा। तो खुफिया लोग भी थे जो पता भी नहीं चलता था, आपके ऊपर नज़र रखते थे कि कहीं कोई गलत दाम पे तो नहीं बेच रहा, ज़्यादा दाम पर तो नहीं बेच रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखने का काम तो गुप्तचर अधिकारी बरीद और मुनिया, उनके जो है नीचे गुप्तचर हुआ करते थे। इस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि बाजार जो है उसमें कोई भी मनमाना काम नहीं करे। अब बात करें व्यक्तित्व का मूल्यांकन। समझ गए सब लोग? चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दो कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार समझ में आए। यही है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार मूल्य नियंत्रण नीति। ठीक है, अगर आपसे कभी मेंस में या कहीं पूछ लिया जाए अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे बाजार के मूल्यों को नियंत्रित किया, वस्तुओं को, समझ गए आप? फिक्स करके सारी चीज़ों को समय समय पे इंस्पेक्शन करके, कुछ लोगों को नियंत्रण देके, अधिकार देके, कठोर दंड देके, कानून पास करके, अलग अलग बाजार बना के, हो गया। बताओ जल्दी कमेंट करके, आ गया समझ में? हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का महामैराथन जो सेशन हुआ था, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ 2 दिनों में उस सेशन को देखा। ठीक है, इतने कम समय में इतने व्यूज़ उसको मिले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इतनी मेहनत के बाद आप लोगों की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है, आप लोग भी कोऑपरेट करते हैं।
तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो बाजार आर्थिक सुधार हो गए उसके। अब उसके व्यक्तित्व की बात करें तो उसके व्यक्तित्व को लेके, चरित्र को लेके इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते बड़ा अच्छा शासक था, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अत्याचारी था, दुराचारी था, ठीक है, निर्मम शासक था। अलग अलग प्रकार के आपको पता है कि विचार है। इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के चरित्र और कामों के संबंध में एक मत नहीं है। कुछ उसके शासन को, उसके काल को, लगभग 20 साल का काल है ना, 1296 से 1316 तक 20 साल तक का जो काल है, कुछ मानते हैं गौरवपूर्ण था, बड़ा अच्छा काल दिल्ली सल्तनत के लिए। उसे सफल शासक की कोटि में रखते हैं कि उसने बहुत सारे विजय अभियान किए, मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा की, बाजार में मूल्यों को कम किया, जनता को राहत दी, ये सारी चीज़ें। पर कुछ इतिहासकार उसको बर्बर मानते हैं, अत्याचारी मानते हैं और अन्यायी शासक मानते हैं। अब वो तो वही बात है, जिसने जैसे देखा वैसा पाया, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग व्यक्ति उसके, जैसे एल्फिंस्टन जो एक इतिहासकार है, वो उसके शासक को गौरवपूर्ण मानता है। अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के बावजूद भी एल्फिंस्टन को लगता है कि वो एक सफल शासक था, उसने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप से किया, वो ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि थोड़े कुछ अच्छे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अब जो आदमी आया ही धोखे से है तो हो सकता है वो कैसे अच्छा हो गया, छल कपट से तो गद्दी हासिल की, अपने ही पिता समान चाचा को, ससुर को मार के गद्दी को हासिल किया। अब पतन की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, देखो मैंने आपको कहा था कि 1290 में शुरुआत हुई खिलजी वंश की, और 1290 से लेके 1316 तक मात्र 2 शासक हैं, है ना। अगर आप देखें 26 साल तक शासन किया जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने मिलकर। 6 साल जलालुद्दीन खिलजी और 20 साल अलाउद्दीन खिलजी। अब खिलजी वंश ने सिर्फ 4 साल और शासन किया इसके बाद, 1320 तक। अगले 4 साल में यहाँ आपको 3 शासक और मिलेंगे। अलाउद्दीन की मृत्यु 1316 में हुई, आपको पता है जलोदर रोग से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा आखिरी में परेशान रहा और फिर वो मर गया। तो उसकी मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह 3 शासक बैठे, लेकिन सारे अयोग्य थे। आखिरकार खिलजी वंश का पतन हो गया। ये लोग अपने पुराने जो थे सुल्तान अलाउद्दीन जलालुद्दीन, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए परंपरा को, और जो है ये सत्ता को गंवा बैठे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। अब ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है फैक्ट के तौर पर। आम तौर पर आपने देखा होगा कि उस समय के सुल्तान जो है वो खलीफा से मान्यता प्राप्त करके फिर अपने सल्तनत को अपने चलाते, मतलब एक प्रकार से वैधता, लीगल हो जाते थे वो। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा सल्तनत का सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ऐसे बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं सल्तनत काल से। तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। 1317 में देवगिरी की पुनर्विजय जो हुई वो उसकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। बाद के दिनों में वो विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में स्त्रियों की पोशाकें धारण के, ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में थोड़ा सा पगला गया और महिलाओं के कपड़े पहन के जो है वो रहने लगा। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खुसरो शाह शासक बना। खुसरो शाह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। फिर आखिरकार जो है अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इस प्रकार से खिलजी वंश का पतन हो गया। और खिलजी वंश के बाद में अगला वंश जो है बहुत महत्वपूर्ण वंश हम लोग पढ़ेंगे और वो है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक के साथ ही शुरू होता है तुगलक वंश, है ना, जिसमें आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक को देखते हैं, वहाँ भी बड़े बड़े शासक हैं। एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का जो पीक आया था, चरम, वो इसी काल में आया था तुगलक वंश में। सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का जो रहा है वो तुगलक काल में रहा है। मतलब अभी दिल्ली सल्तनत का और विस्तार होगा और उसके बाद दिल्ली सल्तनत धीरे 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 सिकुड़ के पतन होने लगे और खत्म हो जाएगी। आप समझ गए मेरी बात?
तो हम जब अगले सेशन में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा तुगलक वंश के बारे में, ठीक है, किस प्रकार से तुगलक वंश की स्थापना हुई और एक के बाद एक शासक आए, और उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT के नाम से कई बच्चे जानते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता चला होगा उसकी आर्थिक नीतियों के बारे में, मूल्य नियंत्रण नीति के बारे में, बाजार नीति के बारे में। कैसा लगा सेशन? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ इस सेशन को लाइक नहीं किया हो, जिन बच्चों ने अभी भी सेशन को लाइक नहीं किया हो, जाते जाते भी अपनी भूल को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो UPSC विद चंचल कुमार को सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत शुक्रिया 50,000 का आंकड़ा जो है तक हमें पहुंचाने के लिए। हमारा परिवार आज 50,000 का हो गया। आप सोचिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि इतने कम समय में हमारे साथ इस परिवार में इतने सदस्य जुड़ गए हैं। तो फैमिली जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है और आप लोगों का सहयोग रहा तो ये और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।